बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी का फंक्शन खत्म हो चुका था। शादी हाल में अब इक्का दुक्का मेहमान ही रह गए थे। अपनी साथी वर्कर्स के साथ मैं तेजी से गंदे बर्तन समेटने में मसरूफ थी। शादी हाल का मालिक असगर बहुत तवज्जो से हमें काम करते हुए देख रहा था। वो ऑफिस में गया तो जल्दी से मैंने एक बड़ी सी ट्रे में बचा हुआ खाना और हड्डियां डाल ली। सबकी नजरों से बचते हुए वो ट्रे उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मैं ऐसे रास्ते से गुजर रही थी जहां रोशनी कम हो, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं किसी की नजरों में ना आऊं। शादी हाल के किचन से गुजरकर मैं पिछले हिस्से में बने हुए लॉन की तरफ आ गई। एक मखसूस कोने में दीवार के साथ बचे हुए खाने की ट्रे रख दी। मैंने ट्रे ऐसी जगह पर रखी थी जहां किसी को दिखाई न दे। तेज तेज कदम उठाती ही मैं उन्हीं लड़कियों में आकर शामिल हो गई जो हाल की सफाई करने में और बर्तन समेटने में मसरूफ थी। तुम कहाँ थी? दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक ही असगर साहब ने मुझसे तल्ख लहजे में पूछा। मैं वो वॉशरूम गई थी। बहाना बनाते हुए मैंने जवाब दिया, काम के वक्त सिर्फ काम पर तवज्जो दिया करो। देख रही हो क्या वक्त हो चुका है। फिर सब लड़कियों के घर वाले शिकवा करने लगते हैं कि लड़कियां घर देर से पहुंचती हैं। काम खत्म करोगी तो ही घर जाओगी ना। असगर साहब ने मुझे डांटते हुए कहा। मैं सर झुकाए काम करती रही। अदील, जब लड़कियां काम करके फारिग हो जाएं तो इनको इनके घरों के सामने उतार आना, और जब तक लड़के हाल की सफाई अच्छी तरह से ना कर लें इनके सरों पर खड़े रहना। तुम जानते हो ना कि कल एक बहुत बड़ा फंक्शन है। एक सियासी रहनुमा के बेटे के वलीमा का फंक्शन है। मैं इस तरफ मसरूफ हूँ। बहुत आला किस्म के खाने बनवाए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हाल की सफाई अच्छी तरह से ना हो। इससे हमारे कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। घड़ी की तरफ देखते हुए असगर साहब ने मैनेजर अदील को हिदायत देते हुए कहा और हाल से बाहर चले गए। उनका रुख हाल के उस हिस्से की तरफ था जहां पर खाना बनाने का काम किया जाता था। वो अपनी निगरानी में सब खाने बनवा रहे थे ताकि खाने में किसी किस्म की कोई कमी न रह जाए। असगर साहब को जाते हुए देखकर मैंने सुख का सांस लिया था। उनकी चुभती हुई हवस भरी नजरों से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अक्सर मेरा रास्ता रोक लेते और ऊट पटांग बातें शुरू कर देते थे जिन पर मैं कोई तवज्जो न देती थी। मैं घर से अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कमाने के लिए निकली थी, उनकी जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए। मैंने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी थी। अब्बा की अचानक वफात की वजह से घर का सारा निजाम चलाने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी थी। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी आतिका और कशफ थी। भाई सबसे छोटा था। एक शॉपर में मैंने कुछ साफ खाना डाला। हम 6 लड़कियां काम कर रही थी। काम से फारिग हुई तो गाड़ी के हारन की आवाज सुनाई देने लगी। अदील गाड़ी ले आया था। तेज तेज कदम उठाती हम गाड़ी तक पहुंची। जल्दी से तुम सब गाड़ी में बैठो। आज मैं बहुत जल्दी में हूं। बहुत सारे काम है करने वाले, और सब काम करवाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। मुझे तो लगता है आज की सारी रात और कल का सारा दिन भी मेरा यहीं पर ही गुजर जाएगा। अदील ने तेजी से कहा। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। सब काम अपने वक्त पर हो जाएंगे। परेशान होने से कुछ ना होगा। मैंने अदील को तसल्ली देते हुए कहा। तुम सब भी सही वक्त पर आ जाना। एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है जिसका बेटा का वलीमा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी तरफ से कोई कमी या कोताही ना हो। तुम लोग वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना। अगर मुमकिन हो सके तो वक्त से कुछ पहले ही आ जाना। तेजी से ड्राइविंग करते हुए अदील ने कहा। हम सब भी जानती थी कि हमें कल जल्दी आना पड़ेगा। इसके लिए हम जहनी तौर पर भी तैयार थी। रिदा और फायजा का महल आया तो वो दोनों अल्लाह हाफिज कहते हुए गाड़ी से उतर गई। उसके बाद नाजिश की गली के कोने पर उसे उतारा, क्योंकि उसकी गली बहुत तंग थी। गाड़ी दाखिल ना हो सकती थी। जब तक नाजिश अपने घर के दरवाजे के अंदर दाखिल ना हो गई थी, गाड़ी आगे ना बढ़ी थी। इरम मेरे ही मोहल्ले में रहती थी। उसी के तवस्सुत से ही मुझे ये नौकरी मिली थी। अदील ने हमारे घर के दरवाजे के सामने गाड़ी रोक दी और एक बार फिर वक्त की पाबंदी करने की हिदायत दी। हमसे 2 घर आगे ही इरम का घर था। अपने घर के अंदर दाखिल होते हुए हाथ हिलाकर उसने अल्लाह हाफिज कहा। दादी अम्मा ने दरवाजा खोला और हस्बे मामूल मुझे देखकर आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी थी। अम्मी भी अभी जाग रही थी। शादी हाल से लाया हुआ खाना मैंने फ्रिज में रखा और कपड़े बदल कर बेड पर आ गई। कशफ और फायजा सो रही थी। तुम बहुत थक गई हो। लोग न जाने रात का फंक्शन क्यों रख लेते हैं। मेरी तरफ देखते हुए अम्मा ने उदासी से कहा। अब तो मैं आदी हो गई हूं। हफ्ते में 1-2 बार तो ऐसा हो ही जाता है कि मुझे रात की ड्यूटी भी करनी पड़ती है।
बिस्तर पर लेटते हुए मैंने जवाब दिया, अब तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। इंसान को नींद भरपूर लेनी चाहिए ताकि वो सेहतमंद रहे। अम्मा ने प्यार भरे अंदाज से मुझे समझाते हुए कहा। मैं जानती थी कि उन्हें मेरा काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हालात ने ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। अम्मी एक हाथ से माजूर थीं, इसलिए कोई काम न कर सकती थी। वो एक हाथ से ही घर के तमाम काम करती रहती थी। सारा दिन वो बिस्तर पर आराम न करती थी, घर के छोटे मोटे काम करती रहती। अगर वो सेहतमंद होती तो कभी भी मुझे काम करने की इजाजत न देती। मैं कल फिर जाऊंगी, तुम्हारे चचा से बात करूंगी। उसे अपनी यतीम भतीजी और भतीजे पर रहम करना चाहिए। ऐसे मौका पर तो लोग अपने हिस्से में से भी निकाल कर दे देते हैं कि चलो यतीम बच्चे हैं, अल्लाह ताला तो खुश होगा। लेकिन वो तो ना जाने कैसा बेहिस हो चुका है कि कोई बात सुनने मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। दादी अम्मा ने बेबस लहजे से कहा, और क्या कर सकती थी जब यूसुफ चचा ही हक तलफी पर उतर आए थे। अब्बा की मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान थी। चचा के पास कोई कारोबार न था। वो किसी कपड़े की दुकान पर काम करते थे। नौकरी खत्म होने के बाद उनके हालात बहुत खराब थे। छोटे छोटे बच्चे थे जिनका खर्च पूरा करना मुश्किल हो गया था। अब्बा ने चचा यूसुफ को अपने साथ ही दुकान पर काम पर लगा लिया। दोनों भाई मिलकर दुकान चलाने लगे थे। अब तो उन्होंने दुकान बहुत बड़ी कर ली थी। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स और ना जाने क्या क्या जरूरी सामान दुकान पर रख लिया था। लेकिन अब्बा के मरते ही चचा ने हमें उस दुकान से बेदखल कर दिया। अम्मी और दादी अम्मा के लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी उन्हें हम पर कोई तरस न आया। सारे कारोबार पर कब्जा कर लिया। कारोबार पर कब्जा करने के बाद उनकी नजर घर पर थी। चचा ने अम्मी और दादी अम्मा को बहुत से सब्ज बाग दिखाए कि घर बेचकर वो हमें इतनी रकम दे देंगे कि हम कोई छोटा सा कारोबार कर सकें और किसी आम इलाके में शहर से कुछ हटकर जमीन भी खरीद सकेंगे। अम्मी और दादी अम्मा दोनों मकान बेचने के हक में न थी, लेकिन चचा ने जबरदस्ती की और हमें किराए के एक घर पर भेज दिया ताकि इस मकान को बेच सके। ये भी उनकी एक चाल थी, हमें घर से बेदखल कर दिया। अब हम मजबूरन किराए पर रह रहे थे। मैं जानती थी कि दादी अम्मा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो कोई बात सुनने या मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। चचा का बेटा आमिर भी उन तमाम साजिशों में चचा के साथ शामिल था। मुझे उसे देखते ही शदीद नफरत का एहसास होता था। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की थी कि वो चचा को समझाए कि हमें घर से अलग ना करें, लेकिन उसने मुझे धुतकार दिया था। थकावट की वजह से जल्द ही मैं सो गई। कशफ और फायजा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, जबकि फहद आज छुट्टी पर था। उसकी तबीयत ठीक न थी। अगर फहद की तबीयत ठीक नहीं है तो इसे डॉक्टर के पास ले जाती। छुट्टियां करेगा तो पढ़ाई का बहुत हर्ज होगा। नाश्ता करते हुए मैंने अम्मी से कहा, आज रात को ही उसने मुझे बताया था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। अगर उसको आराम ना आया तो मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। अम्मी ने चाय का कप मेरे सामने रखते हुए कहा, आज मुझे बहुत जल्दी है। मैंने वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मैनेजर अदील ने मुझे बार बार वक्त पर पहुंचने का कहा था। अगर यह मसला ना होता तो मैं अपने भाई को खुद ही डॉक्टर के पास लेकर चली जाती। फहद की तरफ देखते हुए मैंने मुस्कुराकर कहा। मेरी बात सुनकर फहद भी मुस्कुराने लगा था। जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम बीमार मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हर वक्त खेलते कूदते और खुश रहा करो ताकि हमारे घर में रौनक लगी रहा करे। फहद की बीमार सूरत देखकर मैंने जल्दी से कहा। यह सच था कि फहद ही के दम से हमारे इस छोटे से घर में रौनक थी। मैं और इरम वक्त पर ही शादी हाल पहुंच गई। असगर साहब भी हाल में मौजूद थे। तमाम मुलाजमीन की सख्ती आई हुई थी। हर काम को खुद चेक कर रहे थे ताकि कोई कमी ना रहे। शादी हाल का तमाम अमला अपने अपने फराइज सर अंजाम देने में मसरूफ हो चुका था। ये शुक्र था कि आज सिर्फ दिन का ही फंक्शन था। अगर रात का भी होता तो बहुत मुश्किल हो जाती। मैं अपने हिस्से का काम पूरी तवज्जो से कर रही थी जब अचानक ही असगर साहब मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और मेरे इतने करीब थे कि मुझे उनके परफ्यूम की खुशबू महसूस हो रही थी। जल्दी से रुख मोड़कर पीछे देखा तो चंद कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। असगर साहब, आपको कोई काम है तो मुझे बुला लेते, ऐसे मेरे पीछे आकर क्यों खड़े हो गए हैं? लहजे में सख्ती लाते हुए मैंने पूछा। मेरे लहजे की सख्ती से वो घबरा गए थे। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें बाकी सब लड़कियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उनके साथ ना पाकर मैं तुम्हें तलाश करता हुआ इधर आ निकला था।
गड़बड़ाते हुए असगर साहब ने जवाब दिया और वापसी के लिए पलट गए। असगर साहब भी हद करते हैं, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। उनके जाने पर इंतहाई गुस्से से मैंने खुद से कहा, मुझे असगर साहब की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ जाता था, लेकिन मेरे पास और कोई नौकरी न थी, वरना मैं ये नौकरी छोड़ चुकी होती। क्या हुआ असगर साहब, ने तुम्हें क्या कहा है? आज तो वो सबको बहुत डांट रहे हैं। इरम ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। बस यही कह रहे थे कि मुझे भी सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। लापरवाह अंदाज से मैंने जवाब दिया, शुक्र करो, वरना हम सबको तो ऐसी ऐसी सुना कर गए हैं कि दिल कर रहा है कि यहाँ से भाग कर चली जाएं और दोबारा कभी वापस ना आए। इरम ने इंतहाई दुखी लहजे से कहा, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम अपना काम करेंगी, किसी की बातें नहीं सुनना पड़ेंगी। इरम को तसल्ली देते हुए मैंने कहा, सारा दिन भाग भाग कर काम करते हुए हम सब बहुत थक चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें ना सिर्फ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन बल्कि दूसरे शहरों और मुल्कों से भी मेहमान आए हुए थे। हाल के कामों से फारिग होकर हम थक कर बैठ गई थी। असगर साहब हमारे सरों पर पहुंच आए। हस्ब आदत हमें नकम्मा और काम चोर कहा। उनकी बातें सुनने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए सर झुकाकर सुनती रही। वो भी कल शाम से घर न गए थे। फंक्शन खत्म होने के बाद सब कुछ अदील के जिम्मे लगाते हुए वो घर के लिए रवाना हो गए। मैंने एक ट्रे में बची हुई हड्डियां और कुछ खाना संभाल कर रखा हुआ था। असगर साहब के जाने के बाद लॉन में आ गई और उसी दरख्त के नीचे से कल जो ट्रे रखी थी वो उठा ली। मुझे ये देखकर खुशी हो रही थी कि इसमें अब कोई खाना बाकी न था। दूसरी ट्रे रख दी। मैं हर रोज ऐसा ही करती थी। दादी अम्मा ने मुझसे कहा था कि खाने पीने की कोई भी चीज, खुसूसी तौर पर गोश्त की हड्डियों को कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, किसी बर्तन में डालकर ऐसी साफ जगह पर रखना चाहिए जहां से कोई गुजरता ना हो, यानी कि रास्ता ना हो, लोग वहां से ना गुजरते हों। दादी अम्मा की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। हड्डियों को कूड़े में ना फेंके तो फिर कहाँ फेंके? हैरान होते हुए मैंने पूछा। अभी मैंने बताया कि किसी साफ सुथरी जगह पर रखनी चाहिए ताकि वो गंदी ना हो और अल्लाह ताला की नजर ना आने वाली मखलूक उन्हें खाकर अपना पेट भर ले। मेरे हैरान होने पर दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी कोई बात मेरे पल्ले न पड़ रही थी। आप क्या कह रही हैं? मुझे तो आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। मैंने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, मैंने तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं की, सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि हमारे खाने के बाद बच जाने वाली हड्डियां जिन्नात के लिए किसी मखसूस मुकाम पर रख देनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वो गंदी ना हो। जिन्नात वो हड्डियां खा लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। दादी अम्मा ने समझाते हुए कहा, हड्डियां खाने से कैसे पेट भर सकता है? एक बार फिर मैंने हैरान होते हुए पूछा, ये सब अल्लाह की कुदरत है, तुम्हें समझ नहीं आ सकती। अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नात के लिए बची हुई हड्डियों पर गोश्त आ जाता है और वो बहुत खुश होकर खा लेते हैं। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत है, हम जैसे आम इंसान इसे नहीं समझ सकते। दादी अम्मा ने मेरे बार बार सवाल पूछने पर जिच होते हुए कहा। दादी अम्मा की बात मुझे बहुत माकूल लगी थी। उस दिन से मैं हर रोज जिन्नात के खाने के लिए साफ सुथरी हड्डियां और खाना एक दरख्त के नीचे छुपा कर रख देती थी। मैं जो खाना भी रखती थी अगले रोज वहां पर कुछ न मिलता था। मेरा ख्याल था कि जिन्नात वो सब खा लेते हैं। मैं नहीं जानती थी कि ये सच है या सिर्फ लोगों की बातें बनाई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ऐसा हर रोज करती थी। मुझे कोई लालच न था, मैं सिर्फ मखलूक खुदा की भलाई की खातिर ऐसा करती थी। असर के बाद ही हम घर लौटी थी। थकावट से बुरा हाल हो चुका था। आज सारा दिन हाल में भाग भाग कर काम करना पड़ा था। असगर साहब ने इस बात की इजाजत दी हुई थी कि बच जाने वाला खाना वर्कर्स आपस में तकसीम कर सकते हैं। आज बहुत सा खाना बच गया था, अपने हिस्से का मैं घर ले आई थी। अब तुम आराम करो, तुम्हारे चेहरे से ही अंदाजा हो रहा है कि तुम बहुत थक चुकी हो। अम्मी ने मेरी थकावट ज़दा चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज सारा दिन आराम करने का मौका ही नहीं मिला। भाग भाग कर काम करना पड़ा था क्योंकि मेहमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। सहन में पड़ी हुई चारपाई पर लेटते हुए मैंने कहा, शाम होने वाली है, तुम कपड़े बदल लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। इस वक्त सोना मुनासिब नहीं होता, रात होते ही सो जाना। मेरी आंखें बंद देखकर अम्मी ने जल्दी से कहा। मैं उस वक्त बिस्तर से उठना ना चाहती थी, लेकिन अम्मी के बात मानने से इनकार ना कर सकती थी, इसलिए उठकर कमरे में आ गई। जब तक मैं कपड़े तब्दील करके आती थी अम्मी चाय बनाकर ले आती थी। चाय पीने से मुझे बहुत सुकून महसूस होने लगा था।
मैं आराम करना चाहती थी, इसलिए मगरिब की नमाज अदा करने के बाद कमरे में लेट गई और फिर मुझे पता ही न चला मैं कब सो गई। सुबह मामूल के मुताबिक अपने वक्त पर हम शादी हाल पहुंच आई थी। आज भी एक बड़ा फंक्शन था, इसलिए बहुत ज़्यादा काम था। चाहे कितना भी ज़्यादा काम क्यों ना हो, मैं जिन्नात के लिए बची हुई हड्डियां और खाना रखना ना भूलती थी। कुछ ज़रूरी सामान छत पर रखा हुआ था, जिसे उठाने के लिए मैं छत पर गई तो असगर साहब भी छत पर आ गए। मैं अकेली थी। उन्हें छत पर देखकर मैं घबरा गई थी। अपनी घबराहट उन पर जाहिर ना होने दी। तुम अकेली क्यों आई हो छत पर? अपने साथ किसी लड़की को भी ले आती। मेरे करीब खड़े होते हुए असगर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ और लड़कियां भी आ रही हैं, ना जाने किधर रह गई हैं। मसरूफ अंदाज से मैंने जवाब दिया, एक तो तुम बहुत ज्यादा काम करती हो, जब देखो काम ही कर रही हो। तुम्हें काम करता देखकर मुझे बहुत तरस आता है। हवस भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए असगर साहब ने कहा, आपको मुझ पर तरस क्यों आता है? मैं कोई माजूर हूं या मुझ में कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसी कोई कमी है जो मैं काम नहीं कर सकती? उनकी खुशामदी लहजे पर मैंने तल्ख लहजे से जवाब दिया, एक तो तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बात कर रहा था। तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया है और तुम उसे ऐसे ही इधर उधर जाया कर रही हो। तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छा और अमीर आदमी होना चाहिए जो तुम्हें घर में बिठाकर खिलाया करे, तुम्हें मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े। मेरे तल्ख लहजे की परवाह ना करते हुए असगर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा, लेकिन मेरे सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। मैंने अपने लहजे की सख्ती बरकरार रखते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। मैं न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी भी उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, तुम्हें किसी किस्म की कोई फिक्र ना करनी पड़ेगी। हर काम वक्त पर हो जाया करेगा, हर जरूरत पूरी हो जाएगी। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे अपनी तरफ मतवज्जे करना चाहता था, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा था। आप अपनी उम्र देखें और अपनी हरकतें देखें। 2 बीवियां तो पहले से ही आपके पास मौजूद हैं। बेहतर यह है कि उन पर तवज्जो दें। अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए मैंने लहजे को नरम रखते हुए कहा। असगर साहब के चेहरे पर बेहुदा सी मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चंद कदम आगे बढ़कर मजीद मेरे करीब आ गए और इंतहाई बेशर्मी से मेरा हाथ थाम लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही? अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए मैंने गुस्से से कहा। इससे पहले कि असगर साहब कोई और जवाब दे देते, अचानक ही मुझे एक बादल का टुकड़ा दिखाई दिया जो तेजी से उड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था, और फिर वो सफेद बादल का टुकड़ा पूरी कुव्वत से असगर साहब के साथ टकराया और वो हवा में उड़ते हुए दीवार के साथ जा लगे और फिर जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरकर वो लंबे लंबे सांस लेने लगे। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे कुछ समझ ना आ रही थी। गिरने की वजह से शायद असगर साहब को कोई चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें उठने में दिक्कत हो रही थी। मुझे असगर साहब के करीब सफेद लिबास में मलबूस एक हौला दिखाई दिया। मैं तवज्जो से देखने लगी और उस बादल के टुकड़े की तलाश में भी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन वो बादल कहाँ चला गया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अचानक ही वो सफेद हौला मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया। असगर साहब दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश कर रहे थे। मैं तेज तेज कदम उठाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मैं तुम्हें देख लूंगा, तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। असगर साहब ने दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश करते हुए मुझे धमकी दी। मैंने उनकी बात पर कोई तवज्जो न दी और जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। मेरी साथी लड़कियां काम में मसरूफ थीं। अगर वो मेरा चेहरा देख लेती तो परेशान हो जाती और मुझसे जरूर पूछती कि क्या हुआ है। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए जल्दी से वॉशरूम में चली गई। पानी से मुंह को धोकर बेहतर महसूस कर रही थी। मुझे हैरत हो रही थी कि कुछ देर पहले जो वाकया छत पर रूनुमा हुआ वो मेरी समझ से बालातर था। सफेद हौला बार बार मेरी निगाहों के सामने आ रहा था। एक दुबला पतला और ऊंचा लंबा शख्स जिसने इंतहाई सफेद लिबास पहना हुआ था और उसके सर पर भी सफेद रंग की टोपी थी। हो सकता है उस वक्त परेशानी की वजह से मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया हो, सब मेरा वहम हो। ऐसे तो कोई हौला मैंने कभी नहीं देखा और ना ही कभी सुना है। मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा और कामों में मसरूफ हो गई। मैं घर आकर भी उसी अजीबो गरीब वाक़े के बारे में सोचती रही, लेकिन मैंने उसका जिक्र किसी के साथ भी ना किया था। अगर अम्मी या दादी अम्मा को पता चल जाता तो वो मुझे पर पाबंदियां लगा देती और मुझे कभी भी काम पर ना जाने देती। मैं घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थी। मेरे लिए नौकरी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने किसी से कुछ न कहा।
آج تم بہت خاموش اور پریشان لگ رہی ہو، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ امی نے مجھے پریشان دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ جب سے تم آئی ہو میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ دادی اماں نے بھی امی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوتی، بلکہ میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ یہ تو سچ ہے کہ تم بہت زیادہ تھک جاتی ہو، تم کوئی اور نوکری کیوں نہیں تلاش کرتی؟ ایسے مشکل کام سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نوکریاں ملنا آسان ہے؟ نوکری اتنی آسانی سے نہیں ملتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو مجھے مل گئی ہے۔ کھانے پینے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، ورنہ اتنی معمولی سی تنخواہ میں گزارا ہونا بہت مشکل ہو جائے۔ میں نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں صبح دیر تک سوؤں گی، مجھے مت جگانا، کیونکہ کل رات کا فنکشن ہے اور صبح میں کوئی فنکشن نہیں ہے، اس لیے میں دیر تک سو کر اپنی نیند پوری کرنا چاہتی ہوں اور اپنی تھکاوٹ بھی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ امی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، کیونکہ وہ تو صبح سویرے ہی سب کو جگا دیتی تھی، انہیں کسی کا بھی دیر تک سونا پسند نہ تھا۔ آج ارم کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس نے چھٹی کر لی تو مجھے اکیلے ہی جانا پڑا۔ اگر میں بھی چھٹی کر لیتی تو اصغر صاحب تو آگ بگولا ہو جاتے۔ ان کے غصے کا سوچ کر میں اکیلی ہی آ گئی۔ حسب عادت اصغر صاحب مجھے اکیلا دیکھتے تو میرے قریب آ کر کھڑے ہو جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اصغر صاحب کی بے سر و پا باتیں سن کر میں نے انتہائی غصے سے کہا، میں تو بہت آسان زبان میں بات کرتا ہوں، لیکن تم بہت نادان ہو، میری باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی نہیں دیتی؟ میں تمہیں اپنے گھر کی رانی بنانا چاہتا ہوں، تم مجھے دھتکار دیتی ہو تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ نروٹے پن سے اصغر صاحب نے کہا تو میرا سر گھومنے لگا تھا، جی چاہ رہا تھا دیوار سے ٹکریں مارنے لگ جاؤں۔ اس شخص کو کسی بات کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ تم غصے میں اور بھی پیاری لگتی ہو، اصغر صاحب نے ڈھٹائی سے کہا اور سامان والے کمرے سے باہر جانے لگے۔ میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز اور خوفناک منظر دیکھا۔ اچانک سے سفید رنگ کا سایہ اصغر صاحب کے پیچھے نمودار ہوا، جس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اصغر صاحب کو ایک زوردار دھکا دیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے، لہراتے ہوئے فرش پر گرے اور دروازے سے ٹکرا گئے۔ ان کی پیشانی پر شدید چوٹ آ گئی تھی، جس سے خون بہنے لگا تھا۔ شور کی آواز سن کر کام کرنے والے لڑکے اس طرف متوجہ ہو گئے اور جلدی سے اصغر صاحب کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر تو میں خوف سے منجمد ہو گئی تھی، ایک قدم آگے بڑھانے کی ہمت بھی مجھ میں نہ ہو رہی تھی۔ ارے لڑکی، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہاری مدد کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شخص تمہاری جان چھوڑ دے، تمہیں تنگ نہ کیا کرے۔ مجھے امید ہے کہ اب اس کو نصیحت ہو جائے گی اور وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ سفید رنگ کا سایہ بالکل میرے سامنے کھڑا مجھے تسلی دے رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی، انتہائی خوف زدہ لہجے سے میں نے کہا تو وہ سایہ ایک انسانی شکل میں واضح ہو گیا۔ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس ایک خوش شکل اور دراز قد نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں تمہارا محافظ ہوں، بس یہی سمجھ لو۔ یہ کہہ کر وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز سے میں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا بہت مافوق الفطرت باتیں تھی۔ اچانک ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ عدیل نے میری حالت دیکھی تو مجھے وقت سے پہلے ہی چھٹی دے دی اور ایک احسان مجھ پر یہ بھی کر دیا کہ مجھے گاڑی پر ہی میرے گھر کے سامنے چھوڑ گیا۔ میرے جلدی گھر آنے پر امی اور دادی اماں بہت پریشان ہو گئی۔ اب میں کافی بہتر ہوں، میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ بہت دنوں سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تم بہت زیادہ تھک چکی ہو، تمہیں کچھ دن آرام کی ضرورت ہے۔ دادی اماں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے میرا سر دباتے ہوئے کہا۔ اب چچا کے گھر گئی تھی؟ میں نے دادی اماں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دینے کے بجائے سر جھکا لیا۔ مجھے اچھی طرح سے علم تھا کہ چچا نے ان سے کیا کہا ہوگا۔ جب سے ابا فوت ہوئے تھے وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ کاروبار بہت نقصان میں جا رہا تھا، تو میں نے اپنی ساری جمع پونجی کاروبار میں لگا دی تھی، تو یہ کاروبار میرا ہے۔ میں اب بہت تھک چکی ہوں، چاہتی ہوں کہ چچا ہمارا حق ہمیں دے دیں۔ بے بس اور کمزور لہجے سے میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہم سب کے لیے بہت بہتر دے گا۔ میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کرنا چاہتی تھی، امی نے شفقت بھرے لہجے سے کہا تو مجھے حیرت ہونے لگی کہ ایسی کیا بات تھی جس کے لیے امی تمہید باندھ رہی ہیں۔ جی امی، میں سن رہی ہوں۔
हैरान होते हुए मैंने कहा, मैंने तुमसे जिक्र किया था ना कि मैंने एक औरत से तुम्हारे रिश्ते की बात की है। वो बहुत अच्छी औरत है और एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आई है। अगर तुम कहो तो हम इस बात को आगे बढ़ाएं। अम्मी ने राजदाराना अंदाज से कहा, मुझे ये समझ नहीं आती कि आपको मेरी शादी की क्या जल्दी है। अगर मेरी शादी हो गई तो घर का निजाम कैसे चलेगा। अम्मी की बात सुनने के बाद मैंने बेबसी और फिक्रमंदी से कहा, हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जिस रब ने हमें पैदा किया है वही कोई सबब बना देगा। मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपने बहन भाइयों के लिए कमाती रहो और तुम्हारी शादी की उम्र गुजर जाए। अगर कोई नेक इंसान तुम्हारा हमसफर बन जाता है तो वो हमें अपने भाई बहनों का ख्याल रखने से और मदद करने से मना नहीं करने लगा। अम्मी ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटी, हम तुम्हारा भला चाहती हैं, इसलिए हमें मना मत करो और अल्लाह ताला से दुआ करो वो तुम्हारे हक में बेहतर कर दे। हमें ऐसे रास्ते पर डाले जो हम सब के लिए बेहतर हो। दादी अम्मा ने मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन खामोशी इख्तियार कर ली। मुसलसल काम करने की वजह से और आराम ना करने की वजह से एक रोज शाम को घर वापस आई तो तबीयत बहुत खराब हो रही थी। रात तक शदीद बुखार में मुब्तला रही। मैंने अदील को फोन पर बता दिया था कि मेरी सेहत बहुत खराब है। जब तक मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होती काम पर नहीं आ सकूंगी। शदीद बुखार की वजह से मुझे 2-3 दिन तक अपने इर्द गिर्द की कोई खबर न थी, लेकिन अम्मी और दादी के ख्याल रखने पर वक्त पर दवा खिलाने की वजह से 2 दिन के बाद मेरी तबीयत काफ़ी संभल गई। सब घर वाले बहुत परेशान थे। अचानक ही असगर साहब मेरी अयादत के लिए आ गए। ये जानकर मुझे बहुत हैरत हुई और गुस्सा भी आया। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी ड्राइंग रूम में जाकर उनसे मिलना पड़ा। असगर साहब के जाने के बाद अम्मी और दादी अम्मा बहुत परेशान दिखाई देने लगी। मेरी बार बार पूछने पे भी उन्होंने कुछ न बताया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। एक हफ्ते तक मैं शादी हाल में ना जा सकी। जब मैं काम पर पहुंची तो हैरत अंगेज मंजर देखने को मिला। असगर साहब ने सब वर्कर्स को लाइन में खड़ा किया हुआ था और गुस्से से बोल रहे थे। पीछे कुछ दिनों से किचन में से खाने का सामान गायब हो रहा था, लेकिन ऐसा कौन कर रहा था अभी तक पता न चल सका था। हैरत अंगेज बात तो ये थी कि सीसीटीवी कैमराज में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। असगर साहब तो शदीद गुस्से में थे। सर, हमारे सब वर्कर पुराने और काबिल एतबार हैं। इनसे पहले कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मैं खुद हैरान हूं कि ये सब क्या हो रहा है। अदील ने अपनी हैरत का इजहार करते हुए कहा, कोई खलाई मखलूक नहीं आती यहाँ पर। ये किसी अंदर के आदमी का काम है। उन सब में से ही कोई ऐसा शख्स है जो यहाँ का सामान चुराता है। वर्कर्स की तरफ इशारा करते हुए असगर साहब ने कहा, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब वर्कर्स तो बहुत पुराने हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी कोई छोटी से छोटी चीज भी इधर से उधर ना हुई थी। अदील ने एक बार फिर असगर साहब को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर ये सब वर्कर्स काबिल एतबार हैं तो फिर तुम ही बताओ कि खाने पीने का सामान कहाँ चला जाता है। गजब खुदा का, एक हफ्ते में इतना सामान चोरी हो चुका है। अगर इसी तरह होता रहा तो बहुत जल्द मुझे ये हाल बंद करना पड़ेगा। इंतहाई गुस्सीले और लड़ाका अंदाज से असगर साहब ने कहा, अभी तुम सब अपना अपना काम करो, मैं खुद देख लूंगा और बहुत जल्द उस चोर को पकड़ भी लूंगा। असगर साहब ने धमकी देते हुए कहा। सब वर्कर्स जान छूट जाने पर शुक्र अदा करते हुए अपने अपने काम में मसरूफ हो गए थे। हर कोई अपनी जगह पर बहुत परेशान था क्योंकि चोर का कुछ अता पता न चल रहा था। अच्छा हुआ कि तुम तो बीमार थी, तुम्हें असगर साहब ने कुछ भी नहीं कहा। हमारी तो हर रोज ही अच्छी तरह से क्लास हो जाती है, वो हमें चोर समझते हैं। कॉल करते हुए इरम ने बेबस लहजे से कहा, तुम परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। असगर साहब खुद भी बहुत परेशान हैं क्योंकि उनका बहुत नुकसान हो रहा है। इरम को तसल्ली देते हुए मैंने कहा, बुखार की वजह से मुझे बहुत नकाहत महसूस हो रही थी, इसलिए अदील से इजाजत लेकर स्टाफ रूम में आ गई ताकि कुछ देर आराम कर सकूं। ज्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, इसलिए अदील ने मुझे इजाजत भी दे दी थी। शादी हाल में मेहमानों की आमद के बाद तो आराम करना मुमकिन ही न था, इसलिए थकावट और नकाहत के बावजूद अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती रही। शाम को घर वापस लौटने से पहले मैं दरख्त के नीचे बची हुई हड्डियां और खाना रखना भूली न थी। अगले रोज जब हम हाल में पहुंची तो एक और हैरत अंगेज खबर हमारी मुंतजिर थी कि आज रात को चोरी नहीं हुई बल्कि सब सामान वैसे का वैसा पड़ा है। मुझ समेत सब हैरान थे कि अचानक ही ये सब कैसे हो गया। उस शख्स के बारे में तो हमें पता भी न चल सके, वो ना जाने अब कहाँ चला गया होगा। असगर साहब नुकसान से बच गए थे, इसलिए आज उनका मूड अच्छा था,
لیکن وہ چور کو بھی پکڑنا چاہتے تھے۔ میری حد درجہ کمزوری کی وجہ سے عدیل نے اصغر صاحب سے اجازت لے لی تھی کہ میں جب تھک جاؤں تو کچھ دیر کے لیے آرام کر سکوں۔ سٹاف روم میں صوفے سے ٹیک لگا کر میں آرام کر رہی تھی جب اچانک ہی اصغر صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ قدموں کی آواز سن کر میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھے رہنے کا کہتے ہوئے اصغر صاحب نے کہا۔ اللہ کا شکر ہے میں پہلے سے بہت بہتر ہوں، چند دنوں میں یہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی، شدید بخار کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، میں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ مجھے آج ہی عدیل نے بتایا ہے کہ بخار کی وجہ سے تمہیں بہت زیادہ نکاہت ہو چکی ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں تمہارے گھر میں پھل فروٹ بھجوا دیتا، چند دن کھانے سے ہی تم بھلی چنگی ہو جاتی۔ اصغر صاحب نے میرے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے گھر میں پھل بھی موجود ہیں، میں کھا لیتی ہوں، اب کمزوری ختم ہوتے ہوتے ہی ہوگی، ایک دم سے تو نہیں ختم ہو جائے گی۔ ان کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے میں نے جواب دیا، ایک تو تم بہت ضدی ہو، کوئی بات نہیں مانتی، میں تو تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں، اب تم خود ہی دیکھ لو، اتنے دن بیمار رہی ہو لیکن کام کرنا تمہاری مجبوری ہے، اگر تم میری بات مان لو تو اس میں نہ صرف تمہارے لیے بہتری ہوگی بلکہ میں تو تمہارے خاندان کی بھی بہتری چاہتا ہوں۔ اصغر صاحب نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ میں اب سے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ ایسی باتیں مت کیا کریں، آپ کو زیب نہیں دیتی، آپ اپنی اور میری عمر کا فرق تو دیکھ لیں۔ ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے میں نے انتہائی غصے سے کہا، اچھا تم ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں، تم اچھی طرح سے سوچ لو، اگر تمہیں اس میں اپنے لیے کوئی بہتری محسوس ہوئی تو تم مجھے بتا دینا، اگر میری مانو تو یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہوگا، اس کے بعد تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ پلٹ کر دروازے کی طرف جاتے ہوئے اصغر صاحب نے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا لیکن میں اپنے حالات کی وجہ سے مجبور اور خاموش تھی۔ اصغر صاحب کمرے سے باہر نکل رہے تھے جب میں نے ایک سفید رنگ کا سایہ ان کے پیچھے کھڑا دیکھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اصغر صاحب پر مصیبت آنے والی ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اصغر صاحب ابھی چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہو گئے۔ زمین پر گرتے ہی عجیب طرح سے تڑپنا شروع کر دیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انہیں بہت شدت سے مار رہا ہے اور وہ خود کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ان کے حلق سے عجیب آوازیں نکل رہی تھیں۔ سب ورکرز ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور یہ حیرت انگیز منظر دیکھنے لگے۔ کچھ لمحے بعد ان کا تڑپتا ہوا جسم بالکل ساکت ہو گیا، وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ جلدی سے اٹھا کر انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے میں یہ سب واقعات دیکھ رہی تھی لیکن کچھ نہ کر سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سفید حولے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں اور دوبارہ کبھی واپس بھی نہ آؤں۔ میں جب بھی اس سفید سائے کو دیکھتی تھی اصغر صاحب پر کوئی نہ کوئی مصیبت آن پڑتی تھی۔ میں اس واقعے کی چشم دید گواہ تھی۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ میں اور خوفزدہ نگاہوں سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں کیا جواب دوں یا انہیں کیا بتاؤں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈر گئی ہے۔ میری خوفزدہ صورت دیکھتے ہوئے ارم نے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ایک اور میل ورکر نے بھی میری حالت دیکھ کر یہی اندازہ لگایا تھا کہ میں بہت ڈر گئی ہوں۔ اسے تھوڑی دیر آرام کرنے دیں، کوئی بھی اس سے کوئی سوال نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ اس کی طبیعت بھی بگڑ جائے۔ ارم نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ سب ارم کی تائید کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ارم نے مجھے صوفے پر بٹھا کر پانی پلایا۔ میں ابھی تک بہت خوفزدہ تھی۔ اصغر صاحب کے حلق سے نکلنے والی دردناک چیخیں ابھی تک مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ کیا ہوا تھا، یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہ تم نے کیا دیکھا تھا، بس یہ کہوں گی کہ آنکھیں بند کر کے آرام سے لیٹ جاؤ۔ ذہن پر زور دینے کی ضرورت نہیں، جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ ارم نے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی بہت سے کام پڑے ہوئے ہیں، تمہاری صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں زیادہ دیر تک یہاں بیٹھ نہیں سکتی، بس تم آرام کرو اور کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارم نے مجھے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ابھی سے گئے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ میری آنکھوں کے سامنے سفید لباس میں ملبوس وہی شخص نمودار ہوا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں میری طرف غور سے دیکھ رہی تھیں۔ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر مجھے عجیب بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی سنہری روشنی میرے لیے حیرتناک اور عجیب تھی۔
تمہاری اصغر صاحب سے کیا دشمنی ہے؟ کیوں انہیں ہر بار تکلیف پہنچاتے ہو؟ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر جلدی سے پوچھ لیا۔ مجھے اس پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا، اس لیے لہجے میں کچھ تلخی بھی آ گئی تھی۔ میری اصغر صاحب سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی میں انہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن تم نے دیکھا نہیں کہ اس عمر میں بھی وہ کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ انہیں نہ اپنی عمر کا خیال ہے اور نہ ہی اپنی عزت کا، لیکن میں کبھی کسی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتا، اور اگر میرے سامنے کسی کو پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے، تو میں انہیں کبھی معاف نہیں کرنے لگا۔ جب وہ تمہیں بار بار پرپوز کرتے ہیں اور تم انکار کرتی ہو، اس کے باوجود بھی اپنی بات پر نہ صرف قائم رہتے ہیں بلکہ تمہیں بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اکثر تو وہ اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر میرا دماغ گھوم جاتا ہے اور مجھے انہیں سزا دینی پڑتی ہے۔ انتہائی سنجیدہ انداز سے وہ شخص جواب دے رہا تھا۔ اس کی شخصیت انتہائی پروقار اور پرکشش تھی۔ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں یہاں پر کبھی نہیں دیکھا، اور یہ سب باتیں تمہیں کیسے پتہ چلی ہیں؟ اس کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے میں نے کہا، یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے کبھی کسی کو نہ بتائی تھی۔ اصغر صاحب اکثر مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میں نے اس کا ذکر کبھی ارم سے یا اپنے گھر والوں سے نہ کیا تھا۔ پھر اس شخص کو کیسے پتہ چل گیا؟ حیران ہونا تو بنتا تھا، اس لیے میں حیرت سے پوچھا، گھبراؤ نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہ راز میں کسی کو نہیں بتانے والا۔ لیکن میں اصغر صاحب کو تو مزہ چکھا سکتا ہوں نا، اس کے بعد بھی اگر انہوں نے ایسی اوچھی حرکت کی تو میں انہیں اس سے بھی سخت سزا دوں گا۔ ضدی لہجے سے اس شخص نے کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ سب سے پہلے اپنا تعارف تو تم کرواؤ، تم کون ہو؟ اس کی باتوں میں حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، ہم تمہارے احسان مند ہیں، اگر چاہیں بھی تو اپنے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، میں نے تم پر کون سا احسان کر دیا ہے؟ میں تمہیں آج پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ تم میرے احسان مند ہو۔ اس کی بات پر مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے بے یقینی سے میں نے کہا، تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم ایک بہت نیک اور رحم دل لڑکی ہو، تمہاری وجہ سے ہم سب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے تھے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے انتہائی احسان مندانہ لہجے سے کہا، تم کیا بے سروپا باتیں کر رہے ہو؟ میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آج پہلی بار تمہیں دیکھ رہی ہوں، تمہیں بالکل نہیں جانتی، اور تم بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہو کہ میرے احسان مند ہو۔ میرے احسان مند ہو؟ مجھے تو تمہاری باتیں کسی دیوانے جیسی لگ رہی ہیں۔ اس کی کوئی بات مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی، اس لیے انتہائی غصے سے پوچھا، میں تمہیں ایک بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں بلکہ دوست ہوں۔ جب بھی اصغر غلط ارادوں سے تمہاری طرف بڑھتا ہے تو میں اسے ہمیشہ روک دیتا ہوں، نہ صرف روک دیتا ہوں بلکہ اسے سزا بھی دیتا ہوں۔ نخوت بھرے لہجے سے اس شخص نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ اصغر صاحب اس شہر کے بہت بڑے بزنس مین ہیں؟ اگر انہیں تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں بہت سخت سزا دیں گے۔ اصغر صاحب کی حمایت کرتے ہوئے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہ بات بہت عجیب لگے گی کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ میں اپنے خاندان اور بچوں کے ساتھ درختوں پر رہتا ہوں۔ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے جب تم نے ہمارے لیے درخت کے نیچے کھانا رکھا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ہمیں محنت کے بغیر ہی کھانا مل گیا تھا۔ میں محنت کرنے سے نہیں گھبراتا، لیکن نہ جانے اس گلی میں وہ کون سا شخص ہے جو جنات کو قابو کرنے کے لیے عجیب و غریب طریقے اختیار کر رہا ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر میں اس حال سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ بچے بھوک سے تڑپتے دیکھ کر مجھے بہت پریشانی تھی۔ جب تم نے ہمارے لیے کھانا رکھ دیا تھا، تم نہیں جانتی کہ ہم نے تمہیں کتنی دعائیں دی۔ تم نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا تھا۔ کیا میں تمہیں مشکل وقت میں چھوڑ سکتا تھا؟ اس لیے مجھے اصغر صاحب کو ہر بار کوئی نہ کوئی سزا دینی پڑتی تھی تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن وہ تو عجیب ڈھیٹ قسم کے انسان ہیں۔ سفید لباس میں ملبوس شخص میری طرف دیکھے بغیر اپنی ہی بولی جا رہا تھا، جبکہ یہ جان کر کے وہ ایک انسان نہیں بلکہ کوئی جن ذات ہے۔ میں تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ میں کسی جن سے ملاقات کروں گی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں ڈری ہوئی ہو؟ ابھی میں نے بتایا ہی ہے نہ کہ ہم تمہارے احسان مند ہیں۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئی تو مجھے پکارنا، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا اور میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میری تو حالت غیر ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس واقعے کو حقیقت سمجھوں یا اپنا وہم۔ یہ سب کچھ تو میں نے کبھی ڈراموں میں بھی نہ دیکھا تھا۔
हकीकत में तो ऐसा कभी सोचा भी न था। अदील से इजाज़त लेकर मैं जल्दी घर वापस आ गई थी। जब घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो ड्राइंग रूम में मेहमान दिखाई दिए। मैं इस बात से बिल्कुल परेशान थी कि ये लोग कौन हैं और हमारे घर क्यों आए हैं। इस शहर में चचा के अलावा हमारा कोई रिश्तेदार न था, इसलिए मैं बहुत हैरान हो रही थी कि हमारे घर कौन मेहमान आए हैं। ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो एक मर्द और एक औरत सामने ही बैठे हुए थे, जबकि एक साइड सोफे पर एक इंतहाई खूबरू नौजवान बैठा हुआ था। मेरी तरफ देखकर जिसने एक मुस्कुराहट उछाली थी। दादा, अम्मी और अम्मी ने कुछ आंखों के इशारे से वहां पर मौजूद मेहमानों से मिलने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी मुझे उस खातून से मिलना पड़ा। तुम यूनिफॉर्म चेंज कर लो और बहुत थकी हुई लग रही हो, आराम करो। अम्मी ने मुझे आंखों के इशारे से कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। मैं ये जानना चाहती थी कि ये अजनबी लोग कौन हैं और अम्मा ने इन्हें घर में क्यों आने दिया। यूनिफॉर्म तब्दील करके मैं लेट गई और दादी अम्मा और अम्मी कहाँ इंतजार करने लगी। मेहमानों की रुखसत होने के बाद अम्मी ने मुझे बताया कि ये मेहमान मेरे रिश्ते के लिए आए थे। उनका शहर में अपना कारोबार है। उस लड़के ने मुझे शादी के फंक्शन में देख लिया था और अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये बात मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज थी कि वो लड़का मुझसे मुतासिर होकर मेरे घर तक पहुंच आया था। अम्मी, आप बहुत भोली और मासूम हैं। इतने अमीर लोगों को क्या कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था जो वो हमारे घर आ गए हैं? आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ वक्त दे, मैं सोच समझ कर फैसला करूंगी। अम्मी की बात सुनने के बाद मैंने कहा, तुम जल्द ही कोई फैसला कर लेना। अम्मी ने संजीदगी से कहा। अगले रोज हाल में कोई फंक्शन न था। असगर साहब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर थी, लेकिन वो अभी तक हॉस्पिटल में ही थे। हम सब लड़कियां बैठकर बातें कर रही थी जब अचानक ही लड़कियों ने छत पर जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन मैंने जाने से इनकार किया। स्टाफ रूम में बैठ गई। तन्हाई मिलते ही सफेद लिबास में मलबूस वो शख्स मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं अपने खानदान के साथ यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो रहा हूँ। लेकिन मैं तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि खुशकिस्मती तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इससे मुंह मत मोड़ना, बल्कि आगे बढ़कर अपनी खुशियों को गले लगा लो। मेरी तरफ देखते हुए उसने मुस्कुराकर कहा और मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं मुस्कुराने लगी थी क्योंकि मैं समझ गई थी कि उसने किन खुशियों की बात की थी। जाते जाते वो मुझ पर एक एहसान कर गया था। जिस फैसले के लिए मैं बहुत परेशान थी, उसने मेरी मदद कर दी थी। शायद उसने मेरी नेकी का बदला देने की कोशिश की थी। जल्द ही मैंने दादी अम्मा और अम्मी को अपने फैसले से आगाह कर दिया। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुई। मैं पुर यकीन थी कि मेरी अगली जिंदगी बहुत खुशगवार होगी, क्योंकि मैंने किसी लालच के बगैर ही जन्नात की मदद कर दी थी। मैं ऐसी ही थी, हर उस शख्स की मदद करना चाहती थी जो किसी मुसीबत में हो, और मैं किसी इंसान से उजर की उम्मीद नहीं रखती थी। मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि वही मुझे हर नेक काम का सिला दे सकता है। नाजरीन, इस कहानी में एक लड़की ने अनजाने में जिन्नात की मदद कर दी जो मुश्किल वक्त पर उसकी मदद कर देते थे। क्या कभी आपने जिन्नात की मदद की है? अगर की है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।